स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत मित्रों हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। और हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष से संबंध रखता होगा। तृतीय वर्ष मतलब होता है कि आप सोच लीजिए बीए थर्ड ईयर में आप अगर हैं तो आप अगर प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात करें तो आखिरकार आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से कवि और उनके कौन कौन से काव्यांशों को हमको ध्यान में रखना है, मतलब दृष्टिगत रखना है, उन मुद्दों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ता हूँ। आप सभी लोगों का एक प्रकार से प्यारा सा सहयोग चाहिए और आप लोग इसी प्रकार से बने रहे। निश्चित तौर पर आप लोगों को समस्त मुद्दों को करवाने का प्रयास रहेगा। इनमें से बहुत सारी कविताएं ऐसी होंगी जिनकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ अवधि काव्यों की, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। बड़े ही अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया है। एक एक मुद्दे को आपकी अपनी भाषा में, गवई भाषा में, अवधि भाषा में बताने का प्रयास किया गया है। तो अवधि काव्य जब हम पढ़ रहे हैं भैया, तो हमको कुछ ना कुछ अवधि भाषा का प्रयोग करके ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम उसमें अवधि भाषा के इतिहास और अवधि भाषा के विकास दोनों के बारे में भी हमको पढ़ना है कि आखिरकार अवधि भाषा क्या है। अवधि भाषा में संज्ञा, सर्वनाम, इन सभी के बारे में भी थोड़ा बहुत प्रश्न एग्जाम्स में एक आध बार पूछे गए हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में देखेंगे लगभग 2-3 बार आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, बन सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जितना भी मैं बताऊंगा उसी हिसाब से अगर आप कर लेंगे तो बिल्कुल मुश्किल से 2-3 मॉडल पेपर दे दूंगा, और 2-3 क्या, एक मॉडल पेपर दे दूंगा, उसी से सब प्रश्न फंस जाएंगे। कोई अलग से आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह बात ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हो मेरे मॉडल पेपर पड़े हुए हैं 2020 जो 2021 की परीक्षा हुई है उसमें सारे के सारे मिले होंगे आपको। 2019 की परीक्षा में मैंने नहीं डाला था, मैं अपना 20 में मॉडल पेपर बनाया था, 21 का डाला था। लेकिन 21 में आप देखिए कितने सारे के सारे प्रश्न, एक भी प्रश्न आपका अलग से नहीं आया है। तो निश्चित तौर पर आप तैयारी अगर कर रहे हैं, हमारे साथ 1,27,28,000 से अधिक छात्र छात्राएँ जुड़ चुके हैं, तो उन्होंने अपना जो है सहयोग हमको दिया। आपको भी सहयोग देना चाहिए और आप सहयोग दे करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट से। चलिए मेरे भाई, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बात करते हैं हम आज की वीडियो के अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष के बारे में। हिंदी साहित्य बीए बीए बोल रहा हूँ, बीए तृतीय वर्ष तो हो गया। मतलब कि अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बहुत सारे लोगों का कि सेमेस्टर वाइज होगा कि कैसे होगा, बहुत सारे प्रश्न मन में बन रहे होंगे। तो अभी ध्यान रखेंगे, अभी सेमेस्टर वाइज की प्रथा या प्रणाली अभी निश्चित तौर पर घोषित नहीं की गई है। अगर घोषित भी हो जाती है तो चाहे आपकी परीक्षा सेमेस्टर वाइज हो और चाहे आपकी परीक्षा कैसी हो, चाहे आपकी परीक्षा जो है वार्षिक परीक्षा, मतलब चाहे 6 महीने पर पेपर हो, चाहे साल भर पर पेपर हो, पढ़ना आपको यही पड़ेगा। यह बात ध्यान रखेंगे, ओके। और निश्चित तौर पर जो भी आएगा उसको देखने का प्रयास रहेगा। फिलहाल आप इनको देखिए, जो सिलेबस है आपका 2022 वगैरह में मुश्किल से यहीं से सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, और जैसे भी कोई और संशोधन होगा उसको भी मैं देने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप जो है अभी तब तक के लिए आप यही पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि यहीं से आना है। मोस्ट कविताओं को बहुत ज़्यादा विमर्श करने के बाद में यही कविताएँ सम्मिलित की गई हैं, और ध्यान रखेंगे यही सम्मिलित होंगी। अब हो सकता है सेमेस्टर वाइज में 3 कवियों के या 5 कवियों के बारे में पहले सेमेस्टर में दे दे, दूसरे सेमेस्टर में फिर 2-3 कवियों के बारे में दे दे, उनकी रचनाओं के बारे में दे दे, ऐसा हो सकता है। या फिर उनकी 2 रचनाओं को फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर 3 रचनाओं को बाद में ऐसे दे सकता है। तो उसको देखेंगे हम, वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पढ़ना आपको यही पड़ेगा। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम क्या है। और यहाँ पर एक बात मैं निश्चित तौर पर क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे विश्वविद्यालय में यह देखेंगे तो यह पेपर नहीं होगा। पेपर 1 का नाम मध्यकालीन हिंदी काव्य या फिर आधुनिक, एक प्रकार से आधुनिक बोल रहा हूँ मैं, मध्यकालीन हिंदी काव्य या फिर जो है आदिकालीन हिंदी साहित्य होगा उनके पेपर का नाम। तो बहुत सारे लोगों का हुआ है, तो जिनके पेपर का नाम मध्यकालीन इतिहास है या फिर मध्यकालीन पेपर का नाम है, आप किसी पुराने जो है विद्या वगैरह, फिर पुरानी जो आपकी सीरीज वगैरह हो उनमें देख लीजिएगा, या पुराने जो आपकी बुक्स वगैरह हो उनको देख लीजिएगा। वैसे बुक्स वगैरह जो अवधि काव्य की चलती है, मेरे पास बुक्स भी है, ये देखिए, ये मेरे पास बुक्स है, और यहाँ पर देखिएगा ये बढ़िया बुक्स है, ये जो है चलती है। इसमें सारे के सारे कवि परिचय के बारे में सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर चाहे जो हो, आप यहाँ पर देखिएगा, ये दिखाई पड़ रहा आपको, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, पूरा का पूरा सिलेबस वगैरह आपका जो है विस्तृत फॉर्म में दिया गया है। और इसके जो है संपादक हैं डॉक्टर महावीर प्रसाद जो है उपाध्याय जी और डॉक्टर राम स्नेही लाल शर्मा जी यायावर। तो आपको अगर अवधि
काव्य पढ़ना है, मतलब जनपदीय भाषा साहित्य, तो ये पुस्तक आप ले सकते हैं। उसे 3 पुस्तक चलती हैं, एक पेपर 1 की है, पेपर 2 की एक पुस्तक है और पेपर 3 की एक पुस्तक है। पुस्तक को लेकर के मैं बता दूंगा। तो एक इसका नाम है आधुनिक हिंदी आधुनिक अवधि काव्य के नाम से एक पुस्तक आती है, और एक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। मतलब जो भी आपके पेपर का नाम है उसी पेपर के नाम को करके बुक बुक छापी गई है, जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स वगैरह उनके द्वारा, तो वही चलती हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर लीजिए कि बहुत सारे विश्वविद्यालय में मध्यकालीन है, और जिनका मध्यकालीन है वह मेरा वीडियो जा करके देख लीजिएगा। और बीए फर्स्ट ईयर में जो हमने पढ़ाया है, तो बीए थर्ड ईयर वाले वही छात्र छात्राएँ जिनके पेपर का नाम, पेपर 1 का नाम मध्यकालीन हिंदी काव्य या आदिकालीन हिंदी काव्य है, वह जा करके क्या पढ़ लें, वह जा करके मेरे प्यारे दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर का हमने पढ़ाया है पेपर 1, बीए फर्स्ट ईयर का पेपर 1, जिसमें हमने कबीर, जायसी, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास जी के बारे में, सूरदास जी के बारे में और बिहारी लाल के बारे में बता चुका हूँ। लगभग 5 चैप्टर वीडियो आपकी अपलोडेड हो चुकी है। इन सभी से लेकर के कैसे प्रश्न एग्जाम से बनते हैं विस्तार से हमने समझा दिया, तो जाकर के वह देख लीजिएगा मेरे भाई, और वह सिलेबस ही फॉलो होगा। क्योंकि बात करें जो है भक्ति काल में, तो भक्ति काल में जो मोस्ट होते हैं उन्हीं को आपको पढ़ना होता है, तो यह बात ध्यान रखेंगे। तो वो शामिल है, आपके कबीर शामिल है, तुलसी शामिल है, जायसी और सूर, तो ये 4 तो एक प्रकार शामिल ही होते हैं। साथ ही साथ बिहारी को, केशवदास को, तो ऐसा नहीं कि आप रीतिकाल पढ़ें और बिहारी और केशव को छोड़ दें या रहीम को छोड़ दें, तो बिल्कुल नहीं छोड़ा होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी, ये जो विश्वविद्यालय का सिलेबस बता दूं, अधिकतर यानी कि जो अवधि क्षेत्र के हमारे छात्र छात्राएँ हैं उनमें, उनके पेपर में या जो है पेपर संकलित होगा, मतलब उनमें पेपर संकलित होगा अवधि काव्य यानी जनपदीय भाषा साहित्य। अब हो सकता है जो व्यक्ति ब्रज भाषा क्षेत्र से हो उनमें ब्रज भाषा का काव्य पढ़ना होगा उनको, या फिर जो भी अपने भाषा या जनपदीय भाषा से साहित्य संबंध रखते होंगे। अधिकतर ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आप देखेंगे तो यही सिलेबस आपका फॉलो होता है। और भी इसके जो है इर्द गिर्द जो भी अवधि प्रांत के अंतर्गत आते हैं, लगभग अवधि काव्य आपको पढ़ना ही पड़ता है, तो इसको देखने का प्रयास रहेगा। इसी के नवीनतम सिलेबस आपका होगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप जुड़े हुए हैं, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले हम अवधि भाषा एवं साहित्य का क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अवधि भाषा का, अवधि भाषा क्या होती है, अवधि भाषा किसे कहते हैं, अवधि भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, किन किन चरणों में हुआ। आखिरकार जब हम हिंदी साहित्य के आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल में हिंदी के स्थान पर या हिंदी शुरुआत की भाषा थी नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा जो है यह बोलियों का समूह है। हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा जो है आपका बोलियों का क्या है, बोलियों का समूह है, जिसमें क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 5 बोलियां शामिल है। 5 बोलियों के मेल से मुख्य रूप से बात की जाए, प्रमुख रूप से 5 बोलियां और 17 जो है एक प्रकार से बात की जाए 5 उपभाषा, 5 उपभाषा और 17 बोलियों की मिक्सिंग से बना है आपका हिंदी साहित्य। तो बोलियों का संग्रह क्या है, हिंदी साहित्य है। और हिंदी साहित्य की बात की जाए तो जो आपकी भाषा यानी अवधि भाषा जो है, यह अवधि और ब्रज 2 भाषाएं आप देखेंगे आदिकाल और भक्ति काल में, अवधि प्लस ब्रज, इनमें रचनाएं चाहे आदिकाल हो, आदिकाल में तो कुछ एक प्रकार से बात की जाए तो अभ्रंश सौहट्ट के कुछ तत्व आते हैं, मतलब अभ्रंश सौहट्ट वहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन जैसे ही भक्ति काल या फिर आदिकाल का जो लास्ट वाला सीन मतलब कि सीन होता है या लास्ट का काल होता है, लास्ट के समय में आप अवधि और ब्रज भाषाओं में रचनाएँ देखने को पाएंगे। और निश्चित तौर पर उस समय अवधि और ब्रज को ही क्या माना जाता था, कहीं ना कहीं पे तो एक प्रकार से काव्य भाषा के रूप में आती थी। साथ ही साथ हिंदी इन्हीं को हम मानते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनके चीज़ों में विकास होता गया। धीरे धीरे क्या हुआ, खड़ी बोली का भी विकास, पैरेलल, अमीर खुसरो वगैरह आप नाम सुनते हैं कि उनकी मुकरियाँ, उनकी पहलियाँ तमाम सारी आती हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ेंगे पेपर 2 के अंतर्गत, तब हम हिंदी साहित्य के इतिहास में समझेंगे किस प्रकार से कैसे कैसे विकास हुआ। वैसे जो बोलियों की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थानी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, और उसके बाद में बात की जाए पहाड़ी हिंदी है, और एक पूर्वी हिंदी और एक पश्चिमी हिंदी। तो क्या हमने बताया, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी पश्चिमी बिहारी हिंदी, और एक कौन हमने बताया आपको, राजस्थानी, और दूसरी कौन सी बताई हमने आपको, मतलब 5वीं नंबर की, तो हमने बताया था आपको पहाड़ी हिंदी। वो कुवायनी, गढ़वाली जिसमें आपकी शामिल है, ठीक है, उसमें नेपाली भी शामिल हो जाती है।
तो कहीं ना कहीं पे आपने देखा होगा ये सारे मुद्दे। आपने देखा होगा जो है जो अपनी यानी कि जो अवधी भाषा शामिल है वो किस बोली में है, तो मतलब किस भाषा में अवधी बोली, तो अवधी बोली आपकी किस भाषा में, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आपकी देखने को आप मिलते हैं। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। जिनमें सबसे व्यापक ग्रंथ कहाँ किसका मिलता है, तो अवधी का मिलता है। ठीक, बात की जाए पश्चिमी हिंदी में, तो ब्रज भाषा जो है वह पश्चिमी हिंदी की भाषा रही, जिसमें ब्रज भाषा के साथ साथ बांगरू आप देखते हैं, बांगरू को ही हरियाणवी कहीं कहीं पर बोल देते हैं, तो बांगरू ब्रज भाषा, उसके बाद में कन्नौजी और उसके बाद में जो है बुंदेली। ठीक है, ये सब भाषाएं आप देखते हैं पश्चिमी हिंदी में। राजस्थानी में आप मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और एक प्रकार से जयपुरी, ये सब भाषाएं देखते हैं, मतलब उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी, ये सब आप देखने का प्रयास करते हैं हमने। और जो है बिहारी हिंदी में बता ही दिया, बिहारी हिंदी में नहीं बताया। बिहारी हिंदी में मगही और मैथिली और भोजपुरी। भोजपुरी का तो आपने गाना सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने गाना, पवन सिंह वगैरह, निरहुआ, खेसारी, तमाम सारे लोगों ने तमाम प्रकार के गाने बनाए हैं, तो वो सब भोजपुरी में कहीं ना कहीं पे कलाएँ करते हैं। तो भोजपुरी वगैरह आपने देखा, भोजपुरी, मैथिली, मगही कहाँ की है, बिहार की। जब मैं पढ़ाऊँगा बोलियों का, जो पेपर 2 के अंतर्गत है आपका, पेपर 2 के अंतर्गत हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर 2 के अंतर्गत है। और पेपर 3 के अंतर्गत आपका क्या है मेरे भाई, तो पेपर 3 के अंतर्गत आपका है क्या, प्रयोजन मूलक हिंदी या पत्रकारिता वगैरह जो भी है, तो मतलब कि पेपर का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। अब प्रयोजन मूलक हिंदी अब कहाँ पर हिंदी का प्रयोग होता है, जैसे प्रयोग कहाँ पर होता है, आपको कहीं पर कहीं कोई प्रयोजन होता है। प्रयोजन मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एक प्रकार से ये भाषा का जो प्रयोजन है, एक प्रकार से ये प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग है। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक प्रकार से मैं ऐसी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ ताकि ये साहित्यिक लैंग्वेज में। और इसी प्रकार से बात की जाए, कोई हमको कार्यालय पत्र वगैरह भेजना हो तो पत्राचार वगैरह की जो भाषा होती है वह भी एक प्रकार से क्या होती है, प्रयोजन मूलक ही होती है। इसी प्रकार से हम किसी को पत्र लिखें तो उसमें लिखते हैं तमाम सारे विधिवत रूप से, तो वो भी हो गई। रेडियो वगैरह, टेलीविज़न वगैरह, ये सब जो एक प्रकार से जो एक कार्य से मतलब कि जो कार्य संबंधित होते हैं तो वो प्रयोजन मूलक के अंतर्गत आते हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में हम विधिवत रूप से पेपर 3 के अंतर्गत जानेंगे। सिलेबस आपको मैं बता दिया हूँ। तो आपको पेपर 2 ध्यान रखेंगे, बीए फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ते हैं आप, मध्यकालीन हिंदी काव्य, और सेकंड मतलब कि सेकंड पेपर में आप जो है जो पुरानी गतिविधियाँ उनके बारे में पढ़ते हैं, कथा साहित्य वगैरह के बारे में। ठीक, जब आप बीए सेकंड ईयर में आते हैं तो आधुनिक हिंदी काव्य पढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य में आप जो है छायावाद, मैथिली शरण गुप्त वाला जो है, और उसके मतलब मैथिली शरण गुप्त वाला बोल दिया, अरे वो बिहार द्विवेदी युग, तो आप देखते भारतेंदु, द्विवेदी और छायावाद, प्रगति, प्रयोग, नई कविता, सठोत्तरी, ये सब आप देखने का प्रयास वहाँ पर करते हैं, मतलब बीए सेकंड ईयर में पेपर 1 के अंतर्गत। बीए की बात की जाए तो बीए आपने सेकंड पेपर में मतलब सेकंड ईयर के सेकंड पेपर में आपने क्या देखा, उसमें आपने नवीन गतिविधियों के बारे में देखा, जिसमें आपने रिपोर्टाज, दैनंदिनी यानी जो है एक प्रकार से जिसको आप डायरी बोलते हैं, या फिर आपने जीवनी देखा होगा, आपने उसमें संस्मरण देखा होगा, रेखा चित्र देखा होगा, जो है रेखा चित्र में जैसे की बात, और आत्मकथा देखा होगा, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपने देखी होंगी उसमें। तो आपने निश्चित तौर पर पढ़ा है। तो अगर आपके जो है बीए थर्ड ईयर में या फिर बीए फर्स्ट ईयर में जो भी हो तो आप अदर बदल करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अगर अवधि का भी पढ़ना है तो आप के सेकंड ईयर में शामिल है तो आप थर्ड ईयर में पढ़ सकते हो, लेकिन अधिकतर विश्वविद्यालय में थर्ड ईयर में ही अवधि का भी आपका शामिल है, बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो यहाँ पर अवधी भाषा के हम अवधी भाषा के बारे में जानेंगे, और जो है अवधी भाषा के साहित्य का जो इतिहास है, खास करके आदिकाल में अवधी भाषा का प्रारूप कैसा रहा, मध्यकालीन में कैसा रहा, उसके बाद में आदिकाल मतलब कि आधुनिक काल में कैसा रहा। मध्यकाल में 2 भाग आप देखते हैं, चाहे भक्ति काल रहा हो चाहे रीति काल रहा हो, यानी कि पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल जिसको रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा, वैसे भक्ति काल और रीति काल नाम भी आचार्य शुक्ला जी ने ही दिया है, तो उसको हम देखने का। रीति काल की बात की जाए तो इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आखिरकार जो हम हिंदी की स्थिति पढ़ते हैं उसमें हम अवधि को केंद्र में रख करके अवधि के बारे में जानने का प्रयास रहेगा। उसके बाद में अब यहाँ पर आपके कवि और उनके काव्यांश कुछ शामिल हैं, उनके बारे में देखेंगे। पहले कवि आपके हैं शेख निसार। शेख निसार ऐसे कवि हैं जो कि प्रेमाख्यानक काव्यधारा या के परंपरा के कवि रहे हैं। 1744 ईस्वी में जन्म वगैरह माना जाता है इनका, और निश्चित तौर पर क्लियर नहीं है, मृत्यु का कोई पता नहीं चलता। शेख निसार की बात की है तो शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा, शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा एक विरह वर्णन है। विरह वर्णन के साथ साथ एक
प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। प्रेमाख्यानक काव्यधारा के थे कौन, ये इनका क्या नाम था, जो है शेख निसार महोदय। और इसके जो है कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान, ये सब जो रहे हैं, ये सब काव्य प्रवृत्ति के लोग, मतलब कि जो प्रेम आख्यानक काव्य प्रवृत्ति के लोग रहे हैं, उनमें आप शेख निसार को रख सकते हैं। इनका 60 ऋतु वर्णन आप देखेंगे। 60 ऋतु वर्णन में क्या होता है भैया, 60 ऋतु वर्णन का मतलब क्या होता है, मतलब कि 6 ऋतुएँ जो हैं, कोई बिरहणी जो होती है या फिर कोई मान लेते हैं कोई, इसमें आप पढ़ेंगे जो जुलेखा है वह यूसुफ के याद में क्या करती है, उसका किस प्रकार से 6 ऋतुएँ किस प्रकार से बीतती हैं। एक साल में 6 ऋतुएँ आती हैं, लगभग की बात मैं कर रहा हूँ। 6 ऋतुएँ मुख्य रूप से जो इन्होंने वर्णित किया है 6 ऋतुओं के बारे में। वैसे प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में 60 ऋतु वर्णन और बात की जाए 12 मासा, तो ये 2 आप देखेंगे। जैसे कि जायसी के बारे में जब आपने पढ़ा होगा, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जब आपने पढ़ा होगा, तो निश्चित तौर पर आपने वहाँ पर नागमती का वियोग वर्णन पढ़ा होगा। और वियोग वर्णन कैसे पढ़ा होगा आपने, वियोग वर्णन आपने कैसे पढ़ा होगा, वियोग वर्णन वहाँ पर आपने 12 मासा के तरीके से पढ़ा होगा। मतलब 12 महीनों में जो नागमती होती किस प्रकार से अपने प्रिय के वियोग में रोती है, कि एक प्रकार से ही या महीना लग चुका है, अब तपेला, गब, जेठ, आषाढ़ी, या एक प्रकार से भादो, रैन, अंधियारी, तमाम प्रकार की चीज़ें वो बोलती है। तो कहीं ना कहीं पे वो जो है वह 12 महीनों में किस प्रकार से, मतलब जायसी जी 12 मतलब कि नागमती किस प्रकार से 12 महीनों में उसकी क्या दशा होती है, या जायसी महोदय बताते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक ऋतुओं में, यानी कि एक ऋतु में किस प्रकार से बिरहणी जो जुलेखा है, जो कि यूसुफ के याद में एक प्रकार से पागल है, और यूसुफ के प्यार में पागल होकर के वह क्या करती है, जब दूसरे लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं उनको देखती है, और उनको देखने के बाद में इसके मन में भी एक प्रकार से काम वासना की भावना, या फिर एक प्रकार से बात की जाए तो वो तमाम सारी इच्छाएं प्राप्त होती, जो कि मनुष्य के जीवन की जो है इच्छाएं होती हैं, तो वो इच्छाएं प्राप्त होती। किसी को आप देखेंगे संयोगावस्था में, अगर आप उस समय वियोगावस्था में हैं तो निश्चित तौर पर आपके मन में बहुत सारी चीज़ें जो है बातें आएंगी, और अपने संयोगावस्था की बातें याद आएंगी। और जब आपको संयोगावस्था की बातें याद आएंगी, जो चीज़ें संयोगावस्था में आपको अच्छी लगती थी वही चीज़ें आपको वियोगावस्था में मतलब बुरी लगेंगी। जो गिफ्ट वगैरह आपको मिला होगा वो आप तोड़े फोड़ेंगे, पटकेंगे, तमाम सारी चीज़ें। तो ये तमाम सारे मुद्दे हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। 60 ऋतु वर्णन यही है, आपका कुछ नहीं है और हम समझेंगे। वैसे 60 ऋतु वर्णन को लेकर के व्याख्या खंड अगर आपने नहीं देखा अभी तक, तो नागमती को लेकर के यूसुफ जुलेखा को लेकर के हमने विस्तार से समझा दिया है। इसमें यूसुफ और जुलेखा का प्रेम है, पूरा का पूरा व्याख्या लगभग 2 घंटे में हमने अपलोड कर दिया, उसको देख लीजिएगा, पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर करवा दिया। नेक्स्ट है आपके बलभद्र प्रसाद दीक्षित, जिनका उपनाम क्या है, पणीस। ये एक प्रकार से गमई कविताएं लिखा करते थे, और इनकी रचनाओं में बात की जाए तो बड़ी ही अच्छी मार्मिकता आप देखने को मिलेंगी। जैसे कि बात की जाए मनई कविता इनकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। मनई कविता में इन्होंने सुंदर, मतलब मनई क्या होता है, बस वह आई सुंदर मनई। सुंदर मनई की परिभाषा मतलब कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन बुरा व्यक्ति है, तो मनई के बारे में भैया जो है बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ी जी ने बताया है। मनई कविता के बारे में बड़ा अच्छा चित्रण किया है इन्होंने। और आप कभी क्या आप सिलेबस पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पढ़िएगा, किताब ले आइए। मनई कविता यहाँ पर हमारी इसमें सब सारी कविताएँ आपको इसमें मिल जाएंगी। बड़ी मार्मिक कविता, हमने मनई कविता की भी व्याख्या आपकी अपलोड कर दी है। देखिए मनई कविता, ये देखिए लिखा है कि तन मन का पूर पुतरा, बस वह आए सुंदर मनई, कि मतलब तन और मन दोनों से क्या हो, पूर हो, संपूर्णता को प्राप्त हो, बस वह आए सुंदर मनई। वही व्यक्ति अच्छा है जिसका मन भी अच्छा हो और शरीर भी अच्छी हो। बाह्य भीतर ऊपर खाले माँ, बस वह आए सुंदर मनई, मतलब चाहे आंतरिक रूप से, चाहे बाहरी रूप से, चाहे आप अमीरी गरीबी या कैसी भी हो, वो एक प्रकार से उद्देश्य सविता ताम्र संपत्तोचा विपत्तोचा महताम एक रूपता, वो ऐसा भी मतलब हमेशा समान जो है दृष्टिकोण रखता हो हर एक मुद्दे के प्रति। तो हम समझेंगे। वैसे मनई कविता की व्याख्या अपलोडेड है, विस्तार से हमने एक एक पॉइंट की व्याख्या कर दी है। निश्चित तौर पर एक बार वीडियो देख लेंगे, गारंटी लेता हूँ दोबारा आपको कविता पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उसमें जो है कविता जो है आपकी स्क्रीन पर चलती रहेगी, और एक एक लाइन की व्याख्या हमने पीपीटी के फॉर्म में करी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। एक जो है प्लेलिस्ट में बनाई हुई कविता पड़ी हुई है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, मनई कविता की व्याख्या अपलोडेड है। उसके बाद में स्वनहुली श्यामा। स्वनहुली श्यामा एक ग्राम युवती होती है, और यह ग्राम युवती मतलब कि एक जो है अभी युवावस्था
को एक प्रकार से नवोढ़ा, मतलब नवोढ़ा नहीं बोल सकते, मतलब एक प्रकार से अभी यौना अवस्था इसका प्रारंभ हुआ है श्यामा का। और ये श्यामा जो है सोनहिली प्रवृत्ति, मतलब कि एक प्रकार से उसका कलर जो है वह कृष्ण कलर का है, मतलब कि एक प्रकार से थोड़ा सा सांवली कलर की श्यामा है। और एक प्रकार से उसकी युवा अवस्था आ चुकी है। और उस समय जो सोनहिली श्यामा है उसके एक प्रकार सुंदरता कैसी होती है, ग्राम्य युवती की सुंदरता के बारे में इन्होंने बताया है। किसने? बलभद्र प्रसाद दीक्षित पंडित जी ने। एक जो है कमेंट्स भी मेरे पास आया था, इनके जो है तीसरी पीढ़ी के नाती या फिर एक प्रकार से कोई व्यक्ति था, उन्होंने हमारे पास कमेंट भी किया था और कहा था सर जी जो है आप बलभद्र प्रसाद दीक्षित के बारे में बता रहे हैं और मैं उनका एक प्रकार नाती हूँ और लोग उनको बहुत मतलब भूल जाते हैं, लोग याद भी नहीं करते। आप उतनी दूर से हैं, आप इनको जानते हैं। तो भैया बहुत ही श्रद्धा भक्ति से मैं सभी लोगों का एक प्रकार से निवेदन है। आपका भी बहुत स्वागत है जिनका कमेंट आया था, मैंने कमेंट पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा कि हाँ एक प्रकार से किसी कवि के ख़ानदान का कोई व्यक्ति मेरी वीडियोज़ देखा, बड़ा अच्छा लगा। तो बलभद्र प्रसाद दीक्षित जी की बात की जाए, पंडित जी इनका जो है उपनाम था। मनई कविता इनकी बड़ी फेमस है, बढ़िया रचना है। श्यामा भी बड़ी ज़बरदस्त रचना है। पर हमने पढ़ा है श्यामा की भी व्याख्या कर दी, सोनहिली श्यामा की। उसमें हमने कि एक प्रकार से बताया कि जो है रसरी पर 9 रस जमे जाएं, या फिर रसरी तीनों गुण गगरी तीनों गुण भरे जाएं, रसरी पर 9 रस जमे जाएं, मतलब बड़ी अच्छी मार्मिक है कविता। नेक्स्ट है आपकी क्या? घसियारिन। एक घसियारिन, एक गाँव में घसियारिन मतलब घास काटने वाली महिला। अब वह घास काटने जाती है तो घास काटोगे ऐसे मान लेते हैं, हंसिया से इसी से घास काटा जाता है। अब घास काट रहे हो मान लेते हैं, अब वहाँ पर जो स्त्री है वो महिला घास काटने गई है। अब वहाँ पर क्या है, घास काटने गई है, उधर से कोई चरवाहा आता है, उससे नैन मटक्का थोड़ा सा होता है, साथ ही साथ घास काटती है। और उधर से क्या हुआ है, पश्चिम में भगवान सूर्य पूरा मतलब कि पश्चिम में और अस्त हो रहे हैं। उस समय से वो लाल किरणें जो है उसके बाल उसके लटके हुए हैं आगे से, मेरे यहाँ पर थोड़ा सा ये ऊपर चढ़ाओ फिर से लटक आते हैं, तो इसी प्रकार से उसके महिला के लटके हुए थे। अब यहाँ पर जब सूर्य की किरणें टकराती हैं और जो हाथ से वो घास काट मतलब कि वो खुरपा से, मतलब हंसिया नहीं थी तो खुरपा से घास छीलने की परंपरा बताई गई है। और खुरपा से जब घास छीलनी होती है जो या घसियारिन होती है तो जो धूल होता है ये जो है एक प्रकार से बाल में लग जाता है। और धूल जो है पीली होती चूँकि मिट्टी, और चूँकि भगवान सूर्य का भी कलर पीला है तो वहाँ से जब किरणें आती हैं तो वो बालों से टकराती हैं। और ध्यान रखेंगे वहाँ पर जो उसके फेस का कलर भी है वह भी पीला है, तो एक प्रकार से सभी का कलर एक प्रकार से मैचिंग होकर के जो काला काला बाल था और धूल के लिप जाने के कारण से और उनके चेहरे की जो है चमक और भगवान सूर्य की किरणों की चमक को मतलब टकराती है उन बालों पर, और उस तरीके से उसके बाल स्वर्ण के कलर के दिखने लगते हैं। ये सारी बातें इसमें समझाने का प्रयास बाबा जी ने किया है, तो आप लोग देखने का प्रयास करें। बड़ी ही अच्छी कविता है, इसकी भी व्याख्या हमने कर दी है, देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद में सूखी डार कविता। सूखी डार क्या है? एक जो है वृक्ष है, वह जो मतलब ये बताया गया है कि जिस प्रकार से एक वृक्ष कभी हरा भरा रहता है लेकिन वह भी एक समय आता है कि वह सूख जाता है, तो इसी प्रकार से और कब वो टूट जाए या भी पता नहीं रहता। इसी प्रकार से मनुष्य के बारे में भी इन्होंने बताया है और कहा है कि मनुष्य भी ऐसे है, कब किसी मनुष्य का क्या हो जाए जो है प्रकार से उसकी युवावस्था छिन जाए और वृद्धावस्था आ जाए, इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कब उसको क्या क्या जो है तमाम सारी चीज़ें बताने का प्रयास है। सूखी डार कविता एक वृक्ष को एक प्रकार से मानवीकरण करते हुए बताने का प्रयास किया गया। बड़ी ही अच्छी कविता है, व्याख्या हो चुकी है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट डोंगिया कविता। डोंगिया कविता की व्याख्या नहीं हुई, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सर डोंगिया कविता की व्याख्या बता दीजिए। डोंगिया मतलब नाव होता है, बता देंगे किसी दिन। नाव जिस प्रकार से जो है धारा में जाती रहती है, कभी ऊबड़ खाबड़ मिलता है, कभी जो है पहाड़ से मतलब पत्थर मिल गया रास्ते में, उससे टकरा गई नाव, कहीं पर जो है जलधाराएँ मिलती हैं, कहीं पर आपको सपाट रास्ता मिलेगा जाने का, कहीं पर आपके मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न होगी। मतलब मनुष्य जीवन में बहुत सारी बाधाएँ आएंगी आपकी, लेकिन वो समस्त बाधाओं को आपको क्या करना है, उन समस्त बाधाओं को आपको जिस प्रकार से डोंगिया नाव अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, ठीक उसी प्रकार से बाबा बलभद्र प्रसाद दीक्षित पंडित जी ने बताया कि जो है जिस प्रकार से नाव अपने गंतव्य तक पहुंचती है चाहे विभिन्न ठोकर लगे, इसी प्रकार से मनुष्य जो है उसको भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं हों उन समस्त बाधाओं का सामना करना चाहिए और डट करके करना चाहिए। बड़ी ही एक प्रकार से मतलब कि ऐसा नहीं कोई आपके जब भी आपके सामने कोई जो है चेतावनी आए, जब भी आपके सामने कोई चुनौती आए, जब भी कोई आपके सामने एक प्रकार से क्या आए, जो भी एक प्रकार से आपको करने की मतलब कि कार्य करने की एक प्रकार शैली आए या फिर कोई संघर्ष आए, तो उससे कभी पीछे मत हटिएगा। वही आपकी परीक्षा है, वही आपका चरम और परम लक्ष्य होता है जो आप कर रहे होते हैं। आपके गंतव्य मतलब जहाँ आपको जाना है उसके बीच में जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसी अवरोध को अगर आपने तोड़ दिया तो आपको आपकी सफलता निश्चित है। यह बात मेरी गाढ़ बांध लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों।
फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दबा करके। फटाफट से वीडियो को शेयर करें, जितने भी लोग देख रहे हैं। कसम खा लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति 10-10 लोगों को 10-10 व्यक्तियों से सब्सक्राइब करवाएगा चैनल, और 10-10 व्यक्तियों के पास वीडियो को शेयर करिए। फटाफट से सभी लोग शेयर करिए, मज़ा आ रहा है तो फटाफट से शेयर करिए। एक ही वीडियो के अंतर्गत समस्त मुद्दों को बारे में आप जानने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर डोंगिया के बारे में भी मैं बता दूंगा। इन 4 कविताओं की व्याख्या अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। बात करते हैं बंशीधर शुक्ला जी की। भैया अवधि सम्राट कहे जाते हैं, अवधि सम्राट कहे जाते हैं बंशीधर शुक्ला। एग्जाम से प्रश्न पूछता है कि बंशीधर शुक्ला को अवधि सम्राट क्यों कहा जाता है, तो विस्तार से मैं बताऊंगा कि आखिरकार इनको क्यों कहा जाता है। लेकिन उसके लिए मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। एक दिन मैं शेख निसार के ऊपर चर्चा करूंगा विस्तार से, एक दिन बलभद्र प्रसाद दीक्षित जी के बारे में चर्चा विस्तार से, एक दिन बंशीधर शुक्ला जी के बारे में, एक दिन त्रिलोचन शास्त्री जी के बारे में, एक दिन आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत, एक दिन आचार्य विश्वनाथ पाठक जी के बारे में, और एक बार मैं जो है प्रकाश ज्योति पाठ में आपके गुरु प्रसाद सिंह मृगेश, चंद्रभूषण द्विवेदी यानी रमई काका और डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मिश्र के बारे में, इन सभी के बारे में हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। वैसे आप लोग यहाँ पर समझेंगे बंशीधर शुक्ला जी की भी 5 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। कभी कभी एग्जाम से में आपसे पूछता है कि जो है बलभद्र प्रसाद दीक्षित की कितनी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, 5 कविताएं, उनका नाम उल्लेख कीजिए। तो इन कविताएं जो आपके यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन कविताओं को आप लोग कंठस्थ करने का प्रयास करें, मतलब इनको आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक काम होमवर्क और आप ध्यान रखिए, होमवर्क बता रहा हूँ आपको मेरे प्यारे दोस्त, 100 नंबर का पेपर होता है, 85 नंबर दिला दूंगा, 85 नंबर की गारंटी लेता हूँ अगर आपने सारे मुद्दे कर लिए और सही तरीके से अभी पढ़ लिया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अभी जाएंगे शेख निसार के बारे में गूगल पर सर्च करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी आप एक नोट्स बनाएंगे, उसके अंदर बलभद्र प्रसाद दीक्षित के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करके नोट्स बना लीजिएगा, त्रिलोचन शास्त्री, इसी प्रकार सभी के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बहुत सारी रचनाओं की व्याख्या मैंने कर दी है, तो मेरी वीडियोज़ आप लोग देख लीजिए। आने वाले समय में विस्तृत फॉर्म में आपको बताने का प्रयास, जो भी बचा हुआ है, अभी कुछ बची जैसे कि अमोला वगैरह, स्वराज की स्थापना बची है, स्वतंत्रता का मंच बचा है, और मैं बता दूं और कौन सा बचा हुआ है, और कौन सा बचा हुआ है, हाँ तनी निकल अमोला बचा हुआ है आपका, बरवई जो 51 बरवई, ये हमने नहीं करवाया, और डोंगिया नहीं करवाया है। बाकी सारी रचनाओं की व्याख्या हो चुकी है, 1 रचना, 2 रचना, 3 रचना बस, और एक 4 रचना, 4 रचना बची है। बाकी समस्त पदों की व्याख्या शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मेरे द्वारा करवा दी गई है। आप सभी लोग देख करके उसका लुत्फ और देखेंगे, निश्चित तौर पर मज़ा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। मैं अपनी वीडियोस खुद देखता हूँ, ध्यान रखेंगे, आप सोचिए मैं अपनी वीडियो खुद देख करके आपको पढ़ाने आता हूँ, ये बात मतलब देखने के बाद में पढ़ाने नहीं आता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसी से देख करके पढ़ाने आता हूँ, भूल जाता हूँ तुरंत, ऐसी बात नहीं है। मतलब देखने में मज़ा आता है मुझको, जब जो मैंने पढ़ाया अवधि में बोल करके कुछ अपनी, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया है। हम खुद मुँह से कहना एक प्रकार से उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ मतलब अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास है। अब आप लोग अगर समझ जाएंगे और निश्चित तौर पर आप समझेंगे, बड़े ही प्रतिभा संपन्न लोग हिंदी साहित्य, उनको पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। आगे चल कर के आप निश्चित तौर पर नेट वगैरह की तैयारी करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ आप सभी लोग आगे बढ़ें, आप सभी लोगों की नौकरी लगे, और सभी लोग और अच्छे तरीके से अपने माँ बाप की सेवा करें और सभी लोगों की सेवा करें। चलिए, तो बंशीधर शुक्ला की कौन सी रचना है भैया, राम मड़ैया है। कौन सी रचना है, राम मड़ैया, बड़ी फेमस रचना है। नदी किनारे सड़क न गल्ली, नदी किनारे सड़क न गल्ली, द्वारे भरी तलैया, और हुए बसी है बिना बसाए अपनी राम मड़ैया। जहाँ बयारी लगावे बढ़नी और जुगनू दिया दिखावे, और उसके बाद में क्या कहा गया कि सुअर सियार चील गिलहरिया, सुअर सियार चील गिलहरिया जो है कूड़ा सहित उठावें, इस प्रकार से बात बताई गई है। हुए बसी है बिना बसाए अपनी राम मड़ैया। इस प्रकार से एक मड़ैया जो कि समाज से अलग है, समाज से कटी हुई एक प्रकार से एक मड़ैया है, एक झोपड़ी है, वहाँ पर एक व्यक्ति किसान की झोपड़ी बनी हुई है। मतलब इनकी बात की जाए अगर बंशीधर शुक्ला जी की, तो किसानों के प्रति ज़्यादा इनका रुझान ना है, इसीलिए इनको किसान का एक प्रकार से भी अच्छा कवि माना जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो राम मड़ैया कविता की व्याख्या अपलोडेड है, देख लीजिएगा, बड़ी विस्तार से, बहुत अच्छा लगा था, मज़ा आ गया था पढ़ाने में भाई, और आप लोगों को निश्चित तौर पर मज़ा आएगा। नेक्स्ट आपको किसान की अर्जी, किसान की अर्जी भी कविता बड़ी है एक प्रकार से, आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप रो देंगे। किसान की अर्जी ऐसी कविता है, इसमें बड़ी ही दयनीय स्थिति है किसान की, बड़ी ही दयनीय स्थिति है कि जब बिगहा भर खेत निरायन,
तब बचा 4 मन दाना, ऐसे है तब बहुत कम जो है प्रकार से बटैया लेकर के एक किसान खेत बोता है और उसमें भी जो कुछ बचता है थोड़ा सा वह एक प्रकार से उधार के या फिर थानेदार आते हैं मारते हैं उसको, फिर मतलब बहुत मार्मिक है। अब उसको देख लीजिएगा, अब यहाँ पर बता देंगे तो उतना ट्विस्ट नहीं रह जाएगा, आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा, बड़ी ही मार्मिक रचना है, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। और मज़ा क्या आएगा, पहली बात बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी इस रचना को पढ़ने के बाद में। राम मड़ैया पढ़ने के बाद में तो मज़ा आएगा, मनई और सुनहरी श्यामा पढ़ेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। घसियारिन में भी मज़ा आएगा। तो ये रचना बड़ी फेमस, बड़ी बढ़िया रचना है आप लोगों की दृष्टि से, जो भी आपके इस समय इस एज में जो मनोभाव चल रहे हैं, कैसी किसी व्याख्या। और जो यूसुफ जुलेखा पढ़ेंगे, जो प्रेमी वगैरह हैं, जो प्रेमी लोग वीडियो देख रहे हैं वो यूसुफ जुलेखा वाला देख लीजिएगा 2 घंटे का, उसमें प्रेम के बारे में खूब बढ़िया बताया गया है, ठीक, तो उसको देख लीजिएगा। तो बंसीधर शुक्ला जी जो थे भैया, उन्होंने राम मड़ैया रचना लिखी, बड़ी ही बढ़िया रचना, किसान की अर्जी है, किसान को लेकर के बताया इन्होंने। उसके बाद में अगली रचना क्या है, हुआ कसकस हुए निर्वाह, हुआ कसकस हुए निर्वाह। अब इसको कैसे याद रखेंगे, मान लेते कहो भैया एक ठो राम मड़ैया रही, ओमन शुक्ला जी जो रहे अपने बंसीधर शुक्ला जी, वह कहीं नहीं रहे एक राम मड़ैया है, राम मड़ैया में कैसे रहा जाए। तो यहाँ कहाँ पर, पहली बात हुआ कसकस हुए निर्वाह, तो प्रश्न आया कहाँ पर, तो कहा राम मड़ैया में। कहाँ पर राम मड़ैया में क्यों नहीं रहा जाता, कहे कि वहाँ पर क्या होता, तपन बहुत ज़्यादा होती, क्या होती है, तपन बहुत ज़्यादा होती राम मड़ैया में। कहा तपन होती तो क्या हुआ, तो कहा अच्छा ठीक, कभी तपन होती, कभी ज़्यादा बहुत गर्मी लगती है, कभी बदरा आई जा रही है, मतलब कभी एक प्रकार से क्या होता है बारिश होने लगती है, मतलब कि जो है बादल आ जाते हैं, कभी बादल छाते हैं, कभी तपन होती, कभी सूर्य भगवान बहुत ज़्यादा चमकते हैं। तो ऐसे याद रखिए कि किसान की एक मड़ैया है राम मड़ैया, और किसान कह रहा है कि मेरा वहाँ पर निर्वाह नहीं हो रहा, हुआ कसकस हुए निर्वाह, क्योंकि वहाँ पर तपन और बादल कब आ जाए कोई पता नहीं। तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिए कि हाँ इनकी रचना ये है। सुनहली श्यामा मनई की भी से सोने, अच्छा मनई सुनहली श्यामा घसियारिन सुखीदार डूंगिया, 10 बार आप बोलेंगे याद हो जाएगा, ठीक। तो ये है किसान की अर्जी, हुआ कसकस हुए निर्वाह, हुआ कसकस हुए निर्वाह, यह भी एक प्रकार से बढ़िया रचना है, इसकी भी व्याख्या हमने करवा दी, देख लीजिएगा। हुआ कसकस हुए निर्वाह। नेक्स्ट है बदरा आई जा रे, बादल के बारे में बताया गया है कि हाँ पानी आ जाए, किसान क्या चाहता है कि हाँ जल्दी से बारिश हो ताकि फसल वो काटे और फसल उसकी अच्छी हो, मतलब फसल अच्छी हो तभी तो काटेगा वो, तो भारी फसल कैसे अच्छी होगी, जब बारिश होगी। तो इसीलिए बादल का निमंत्रण किया गया, बादल का आमंत्रण करते हुए बंसीधर शुक्ला जी ने लिखा है, व्याख्या हो चुकी है सभी की, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री को बरवे का क्या कहा जाता है, त्रिलोचन शास्त्री को बरवे का क्या कहा जाता है मेरे भाई, बरवे का जन्मदाता कहा जाता है, आधुनिक बरवे का जन्मदाता, मतलब अवधि में बरवे का जन्मदाता बोल सकते हो इनको आप। लेकिन बात की जाए तो बरवे का जन्मदाता आप किसे बोलेंगे, रहीम दास को बोलेंगे। किसको, रहीम दास, जो है अब्दुल रहीम खान खाना जिनका पूरा नाम था, उनको आप क्या बोलेंगे, आप उनको त्रिलोचन मतलब कि क्या बोलेंगे, बरवे, हाँ बरवे के जन्मदाता बोलेंगे, तो उनको हम बरवे के जन्मदाता बोल सकते हैं, ठीक। उन्होंने बरवे जो है नायका भेद वगैरह लिखा है, और तुलसीदास जी को ही उन्होंने बताया था कि तुलसीदास जी मतलब मित्र थे दोनों लोग, तुलसी दी और मतलब रहीम, और दोनों ने क्या कहा, मतलब कि रहीम दास जी ने कहा तुलसीदास जी से कि तुलसी जी आप क्या करें, आप थोड़ा सा बरवे छंद में लिखें, बरवे छंद में लिखे थोड़ा रचनाएं। कहा ठीक है, 12-12 जो है पहले और तीसरे चरण में 12-12 जो है मात्राएँ होती हैं, और बाकी दूसरे और चौथे चरण में इनकी 7-7 मात्राएं होती हैं। बरवे में बरवे छंद है एक, तो उस छंद में जो है लिखने का प्रयास किया। तो एक प्रश्न पूछा आता है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है, नेट वगैरह में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा प्रश्न, मतलब कि कौन सी ऐसी एक प्रकार से रचना है, तुलसी की कौन सी ऐसी रचना है जो कि केवल एक छंद में लिखी गई है। क्योंकि तुलसीदास जी की और कोई रचना नहीं, 12 रचनाएं प्रमाणित मिलती तुलसीदास जी की, 12 में से 11 रचनाएं तो ऐसी जिनमें 2-3-4 छंद, 10 छंद, 20 छंद, 15-20 छंद, मतलब कि 100 छंद, तमाम प्रकार के छंद प्रयोग किए गए तुलसीदास जी के, बहुत छंद हैं, ठीक। मतलब बहुत क्या, छंदों का प्रेत तो एक प्रकार से बात की जाए, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा था, छंदों का अजायब घर उनकी रचना रामचंद्रिका को कहा जाता है, तो वो अलग की बात है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, मतलब हम क्या बता रहे थे आपको, शुक्ला जी के बारे में, शुक्ला जी नहीं, हाँ तुलसीदास जी के बारे में। तो तुलसीदास जी ने बरवे रामायण, मतलब कि बरवे रामायण लिखा, एक ही उसमें लिखा है, एक ही छंद में है बरवे रामायण। तो आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए आगे चल करके नेट JRF की तैयारी करें तो उसके लिए इंपॉर्टेंट था, बता दिया हमने। त्रिलोचन शास्त्री बरवे की एक प्रकार से बात की है तो यह भी बरवे में रचनाएं लिखते थे, और अमोला में बरवे ही लिखा गया है, और उसी अमोला जो एक प्रकार से इनका काव्य संग्रह है, और उसी बरवे से 51 बरवे आपके पाठ्यक्रम में हूबहू है, 51 बरवे आपके पाठ्यक्रम में है, कहाँ से, त्रिलोचन शास्त्री के अमोला से। नेक्स्ट है आपके पाठ्यक्रम में आद्या प्रसाद मिश्रा, जिनका उपनाम क्या है, उन्मत्त जी। इनकी भी कविता बड़ी धांसू कविता है। पहली कविता कौन सी भैया, डगर महकी, और डगर महकी कविता जो इनकी है
आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी की जो डगर महकी कविता है आपकी, अवधि में इसको कैसे बोलेंगे कि भैया आद्या प्रसाद मिश्रा का जो है उन्मत्त जी का उन कवितवा है डगर महकी, बड़ी ही अच्छी कविता है। तो जब आप एक पढ़बो डगर महकी कविता और निश्चित तौर पर बढ़िया से हम एक समझायन है। तो इस प्रकार से अवधि कवि मतलब की भाषा में बोला था, बड़ी ही प्यारी भाषा है। अवधि भाषा बोलने लगो ना एक प्रकार से। दूसरे भी कभी आप अवध के अगर हों, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, अवध के जो छात्र छात्राएँ हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो कभी बाहर जाओ, आप कभी दिल्ली वगैरह में जाकर के, या फिर दिल्ली में बोलेंगे तो बिहारी बोलेंगे तुमको कि बिहारी आ गया। अब आप कहीं पर जाकर के बोले, मतलब वैसे बिहारी मतलब एक प्रकार से वहाँ पर जाओगे तो बहुत वो लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात की तो बिहार से ही निकलते हैं IAS वगैरह, बिहार वगैरह पूर्वांचल से सब जाते हैं इधर उधर से, ठीक है। तो बहुत आगे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कभी। तो यहाँ पर देखिएगा जो मैं आपको बताने वाला था, जो डगर महकी कविता है, बड़ी अच्छी कविता, व्याख्या हो चुकी है, इसको देख लीजिएगा। इसी प्रकार से पाती कविता है, इसमें पाती जो कविता है, डगर महकी मतलब एक हवा चलती है तो हवा फूल गेनवन के महक उड़ावत झूम चली फुरवैया, मतलब कि एक प्रकार से हवा के बारे में बताया गया है कि एक हवा जो होती है विभिन्न प्रकार के पदार्थों की सुगंध लेकर के, वो डगर जो होती है, डगर माने होता है कि रास्ता, तो उस रास्ते को महका देती, जिस रास्ते से लोग आते जाते हैं। तो कौन महकाता है? जो हवाएं होती हैं, कहीं पर वो गोरी छलकत गोरी के गगरिया डगर महकी, बह गए पूरब के बैरिया डगर महकी, ठीक, फूल गेनवन के बहक उड़ावत झूम चली फुरवैया, अमवन के बौरई, मतलब कि एक प्रकार से बड़ी ही गमई प्रवृत्ति, मतलब गमई क्या, गांव में जो आम का बौर लग चुका है, उस प्रकार से चीज़ें बताई गई। बड़ी ही अच्छी कविता है डगर महकी, हमने व्याख्या कर दी है, देख लीजिएगा। पाती कविता की व्याख्या कर दी है। पाती मतलब होता है पत्र, और पत्र जो है एक प्रकार से एक जो है मिलिट्री का होता है व्यक्ति, और उसको पत्र लिखती है उसकी महिला, मतलब उसकी जो बेगम साहिबा होते हैं, मतलब कि उसकी जो पत्नी होती है, वह पत्र लिखती है और उसमें कहती है, बताया गया है कि हाँ एक पत्नी जो है जिसका पति एक जो है फौज में है, और वह फौज में कहता है युद्ध छिड़ा उस समय, और युद्ध में कहती है कि आप वापस मत आना, अपने प्राणों का बलिदान दे देना, मुझे विधवा हो जाना मंजूर है, लेकिन मुझे विधवा हो जाना मंजूर है, लेकिन मुझे कायर अगर आपको कोई कहे तो मैं एक प्रकार से उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहती है कि मुल हमरो दहिया गए फर्राए, इस प्रकार से बड़ी अच्छी कविता है। मुल हमरो दहिया गए फर्राए, छोटकना लड़कवना गवा डराए, मतलब बड़ी अच्छी कविता है, ठीक। और उसमें बताया गया है एक कायर के बारे में बताया गया है, उसकी व्याख्या हमने बता दी है, 1 घंटे की व्याख्या होगी, देख लीजिएगा। बड़ी लंबी कविता है, थोड़ी सी देख लीजिएगा, बड़ी ही अच्छी कविता है। आज दिवारिया, दिवारी मतलब होता है दिवाली, ठीक है, दिवाली का मतलब क्या होता है? दिवाली। आज मतलब होता है आज, आ मतलब होगा आ गई, तो दिवाली का त्यौहार आने वाला है। उस समय उसके कुछ जो गरीब व्यक्ति है, उसके बच्चे भी कहते हैं कि हमको भुड़की लेना है, हमको मिलिया लेना है, हमको दिवाली लेनी है, हमको बत्ती लेनी है, पटाखा लेना है, गोला बारूद, मतलब गोला बारूद वो नहीं दगाने वाला होता है, वो सब लेना है। और इस प्रकार से ये चीज़ें जो है आज दिवाली में जो पटाखे वगैरह दगाए नहीं जाते, तो उसी परिप्रेक्ष्य में या जो है बच्चे लोग कहते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि गरीब है, जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके बच्चे अगर मांगते हैं उसके पिता से, तो उस पिता पर क्या गुजरती है, तो इस बारे में बताया गया। बड़ी ही एक प्रकार से गरीबता को लेकर के, ये भी कविता पढ़ेंगे तो आपको रोना सा आ जाएगा। आगे समझते हैं। यहाँ पर गर्मी आई कविता भी एक प्रकार से, लोग ठंडी से परेशान हैं, ठंडी के एक प्रकार से जाने को और गर्मी की आने का आह्वान किया गया है। इस प्रकार से रचना लिखी गई। गर्मी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अभी तक ठंडी थी तो क्या क्या चीज़ें हो रही थी, अच्छी कविता व्याख्या हो चुकी है, देख लीजिएगा। आज दिवाली की व्याख्या कर दी है, इसको भी देख लीजिएगा। वही है तनी झूम के बरस, तनी झूम के बरस से कभी जो है वह बादल से कहता है कि तनी झूम के बरस, मतलब ताकि खेत हो तो बढ़िया से भर जाए पानी वगैरह, ये बताता है। तो इसके बारे में व्याख्या हो चुकी है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके आचार्य विश्वनाथ पाठक जी। और आचार्य विश्वनाथ पाठक की अगर बात की जाए तो इनका आपके पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता का मंच संकलित है। क्या है? स्वतंत्रता का मंच संकलित है। और क्या है? स्वराज की स्थापना। तो स्वराज की स्थापना और स्वतंत्रता का मंच, 2 रचनाएं इनकी हमको पढ़नी है, और इन दोनों को निश्चित तौर पर मैं बताने का प्रयास करूंगा। स्वतंत्रता का मंच यानी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है। स्वराज यानी एक अच्छा राज का, सु मतलब होता है अच्छा सुंदर, और राज मतलब क्या होता है? राज की स्थापना। ध्यान रखेंगे। एक बात और बता दूँ, आप देखते होंगे कि आप बहुत सारे लोग कहते हो कि सौभाग्य से मुझे इसकी प्राप्ति हुई, या सौभाग्य है मेरा कि आ पाए मेरे पर। तो सौभाग्य हिंदी साहित्य में शब्द जो होता है, सौभाग्य जो होता है कि स्त्री को बोलना चाहिए। मतलब स्त्री जब उसके जो पति हो या उसका पति हो किसी स्त्री का, तो उसका सौभाग्य होता है, ठीक। सुभाग होता है, क्या होता है? सुभाग। अगर किसी को बोलना बोलिए तो क्या बोलेंगे? सुभाग। क्या बोलेंगे भैया? सुभाग बोलेंगे,
कि हाँ मेरा बहुत सुभाग है जो आपके दर्शन हुए। सु मतलब होता है सुंदर या फिर अच्छा, अच्छा भाग है मेरा, सुंदर भाग है। ठीक, तो सुभाग और अभाग, तो आ मतलब होता नहीं, अभागा एक बोलते हैं, एक होता है सुभागा। तो अभागा जो होते हैं मतलब जिनका भाग सही नहीं है, एक सुभागा होते हैं। ये दोनों एक प्रकार से बात की जाए तो प्रत्यय लग करके आगे बने हैं, तो इनको हमने बता दिया। तो सौभागी जैसा कोई शब्द जो है, जैसा जिस परिप्रेक्ष्य में आप यूज करते हैं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं होता है, उसका मतलब दूसरा होता है। ठीक, तो यहाँ पर स्वराज की स्थापना देखेंगे। उसके बाद में द्रुत पाठ के रूप में कुछ आपके कवि शामिल होंगे, उन कवियों के बारे में हमको देखना है। तो द्रुत पाठ के रूप में जैसे कि बात की जाए, इनसे द्रुत पाठ का मतलब क्या होता है कि इनसे शॉर्ट फॉर्म में इनको पढ़ना है। मतलब इन 3 कवि हैं, इन तीनों में से किसी 2 पर, किन्हीं 2 पर, इन तीनों में से किन्हीं 2 पर मेरे प्यारे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, व्याख्या खंड इनसे नहीं पूछी जाती है, व्याख्या खंड इनसे नहीं पूछी जाती है, इनसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनमें कौन कौन है आपके? गुरु प्रसाद सिंह, मृगेश इनका क्या नाम है? उपनाम है मृगेश। चंद्रभूषण द्विवेदी, इनका उपनाम क्या है? रमई काका। बड़े ही फेमस हैं, बड़ी मार्मिक रचनाएं इन्होंने लिखी है अवधि में, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगर आपकी रुचि है तो आप पढ़ लीजिएगा। जो ये किताब हमने दिखाई थी अवधि काव्य की, इसमें इनकी रचनाओं के बारे में भी दिया गया है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नेक्स्ट हैं आपके डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मिश्रा। अब भैया आप पूछेंगे कि सर जी जब इनसे इनकी रचनाओं से प्रश्न नहीं पूछे जाते तो इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं? तो इनके जीवन परिचय को लेकर के, इनके जीवन परिचय को लेकर के, जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय या फिर इनकी रचनाओं को लेकर के, ठीक है, रचनाओं को लेकर के, या इसी प्रकार से रमई काका को लेकर के कि रमई काका ने अवधि में क्या योगदान दिए हैं, इनके बारे में कुछ बताएं। या रमई काका कौन थे, इनका जीवन परिचय देते हुए, इनके बारे में बताते हुए इनके द्वारा अवधि काव्य में क्या योगदान दिए गए, इसकी विवेचना करिए। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। पिछले 10 साल में या पिछले 5 वर्षों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। अवधि काव्य के 2014 से या 2013 से या 2011 से जो भी प्रश्न पत्र मिलेगा, मैं आपके सभी पेपर मैं कलेक्ट कर रहा हूं, और सभी की आपको एक प्रकार से बात की जाए तो सभी के पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको एक बार दिखा दूंगा, उनको देख लीजिएगा। आने वाले समय में उसकी वीडियो आपके सामने अपलोड हो जाएगी, उसको देख लीजिएगा एक बार। सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ देख रहे हैं लाइव, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। रात के मेरे प्यारे दोस्तों 9:41 होने वाले हैं, हो चुके हैं 41 मिनट, 9:41 हो चुके हैं। अब बहुत बहुत स्वागत था आप सभी का। विदा लेना चाहेंगे आप सभी लोगों से, 40 मिनट की क्लास हो गई है। जो छात्र हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर। मैं शिवम शुक्ला आपका तहे दिल से, खुले दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, और सुबह 11 बजे फर्स्ट ईयर वाले चले आइएगा। प्रश्नोत्तरी लगा दिया है 60 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी लगी है, एजुकेशन भी है फर्स्ट ईयर की, उसको देख लीजिएगा सुबह 11 बजे। ओके, प्रैक्टिस सेट है वो मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का, 60 क्वेश्चन उसमें चर्चा किए जाएंगे। और भी आप वीडियो अपलोड होने के बाद में आपने कमेंट वो लिख दीजिएगा, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट यानी विषय वगैरह लिख दीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत था अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार वीडियो को लाइक करेंगे भैया, वीडियो को लाइक तो बढ़वा दो यार, इतनी मेहनत करके पढ़ाना पड़ रहा है, लाइक तो कर दो। और सारी व्याख्या भी करवा दी है, ऐसा नहीं कि व्याख्या नहीं हुई है, और डोंगिया बची हुई है आपकी, डोंगिया है और कौन सी है, स्वतंत्रता का मंच है, स्वराज की स्थापना, बरवे बचाओ 51, करवा देंगे, सब करवा देंगे। आप कहें तो बोर्ड पर ही लिख करके कि करवा दें, या फिर कहें तो पीपीटी के माध्यम से आपको करवाएं, उसमें करवाएंगे तो एक ही वीडियो में हो जाएगा। अब इसमें करवाएंगे तो बड़ी मेहनत पड़ेगी, हमको भी लिख करके करवाना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही लाइट रहे कि ना रहे, तो उसमें मैं पीपीटी के माध्यम से आपकी व्याख्या कर दूंगा पूरा, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, 51 बराबर एक साथ देख लूँगा या 2-3 पार्ट में देख लूँगा, जो भी आप उचित समझें। ठीक है, या स्वतंत्रता का मंच, स्वराज की स्थापना, 51 बराबर थोड़ा बड़ा है, स्वतंत्रता का मंच भी बड़ा है, स्वराज की स्थापना भी बड़ा है, सभी को देखेंगे। वैसे अगर इतनी रचनाएं आपने देख ली ना, इतनी रचनाएं आपने पढ़ ली और ये तीनों छूट भी गए, प्रश्न छूटेगा नहीं आपका, चूँकि अथवा करके आता है। ठीक है, अथवा करके आता है तो छूटेगा नहीं बिल्कुल भी आपका, ये ना चिंता करें कि हाँ अभी तक ये नहीं। तो जितने भी अभी 2021 वाले छात्रों से आप पूछिएगा,
जिन्होंने दिया पेपर, तो उनमें यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था तीनों को मिला करके। बट यहाँ से आप रमैका का जो क्या है, रमैका का बोल रहा हूँ, अरे राममड़ैया से एक प्रश्न था। यहाँ से शेख निसार से एक प्रश्न तय है आना। यहाँ से हो सकता है एक आध प्रश्न आ जाए, बाकी तो नहीं आता है। वैसे बल्लभ दीक्षित पढ़ई जी को लेकर के एग्जाम्स में मतलब फिर इनके जीवन परिचय को लेकर के प्रश्न बना है और प्रश्न पूछा था, मतलब पूछा गया सभी रचनाओं पर, लेकिन एक आध साल मतलब ब्रेक करके पूछा आता है, क्योंकि 2-3 ही क्वेश्चन पूछे आने होते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग फिर से वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों की तरह भी मैं एक प्रकार से इस छात्र ही हूँ और मैं पढ़ता लिखता हूँ इसी प्रकार से और आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, बस और कुछ नहीं है। ठीक, मैं भी आप लोगों की तरह एक छात्र हूँ और छात्र जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। बस आप लोगों के लिए मैं खुद के लिए भी मेहनत करता हूँ और आप लोगों के लिए भी मेहनत करने का प्रयास करता हूँ। तो यह बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, अगर मेहनत अच्छी लगती है, अगर मैं अपना समय निकाल करके आपको पढ़ाने आ रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। लाइक करने में कुछ नहीं आता है, ना पैसा लगेगा आपका, ना कुछ लगेगा। ठीक है, बस लाइक करना है। लाइक करने से क्या होता है, मैं क्यों कहता हूँ लाइक करने के लिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है उससे कि हाँ कि 100 लोगों ने देखा तो उनमें से 10 लोग लाइक कर दिए, तो 10% ही लाइक मिल जाती है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। ठीक है, कभी आप भी जब पढ़ाएंगे ना तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ अरे यार लाइक कर दे। जो कोई एक डिसलाइक मार दिया ना तो अरे यार 10 लाइक है लेकिन एक डिसलाइक हो गई, तो मन में ये लगता है कुछ आज गड़बड़ हो गया, या फिर उतनी रुचि नहीं रही क्लास में बच्चों की। ठीक है, चलिए फिर मज़े करिए आप सभी लोग, सोइए जा करके, खाना वाना खा लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।